हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य सक्सेना, लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th का ये अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने ट्राई किया है एक छोटा सा फंडा जहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को रेफर करते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग यहाँ पे बुक जो हमारी टीएस ग्रेवाल है उनके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। और उन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को एक आपका फेवरेट चैप्टर में बदल देंगे। तो मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे बिल्कुल तैयारी करके अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। बट अब आप जल्द से जल्द अपना रजिस्टर, पेन, अपना स्केल एंड अपने पेंसिल सब कुछ लेके बैठिए मेरे साथ में और चलते रहिए अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं, समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में सॉल्व करा जा रहा है। कहा जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहे कि हमें यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन दे रखी है। और इन तीन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है। और वो तीन ट्रांजैक्शन में पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास में क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास में है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अब अगर आप पहली वाली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, पहली वाली ट्रांजैक्शन में इन्होंने क्या बोल दिया कि 45 रुपीज की इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। सेकंड वाले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि जो कैश में इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ना, बिजनेस में उन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। अब वो बैंक में इन्होंने 45,000 में से 4500 रुपीज बैंक में डाल दिए। एंड आपने गुड्स परचेज करे है, थर्ड ट्रांजेक्शन आपने गुड्स परचेज करे है MS सन एंड कंपनी से। चलिए जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास में। और हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं कि आखिर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे समझना है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है। चलिए जी, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, सीरियल नंबर। सेकंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है एक छोटा सा फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑल राइट। तो पहली ट्रांजैक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हमें क्या बोल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके जी, हम लोगों ने पहला बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। तो ट्रांजैक्शन में लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस। तो आपको पता है स्टार्टेड बिजनेस करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन को क्या सॉल्व करना पड़ता है, कैश में हमें बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड सेमनटेनसली कैपिटल में भी बैलेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कैश को भी बढ़ाना पड़ेगा और कैपिटल को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो विद दिस हम लोगों ने 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश में मैंने इंक्रीज कर दिया 45,000 एंड कैपिटल में भी मैंने इंक्रीज कर दिए 45,000। सेकंड ट्रांजेक्शन आपके पास में आ जाती है। सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और उसमें आपने 4500 रुपीज डिपॉजिट करे है। तो जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग नाम देते हैं पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। तो अब देखिए, अब हमारे पास एक नया एसेट्स ओपन हो गया। हमें जब जब एसेट हमारा इंक्रीज होता रहेगा ना, हमें यहाँ पे कॉलम उतने ही ज्यादा बनाने पड़ेंगे। जितने एसेट इंक्रीज होंगे उतने ही आपको कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं बैंक। तो बैंक में कितना बैलेंस हमने बढ़ाया, 4500 रुपीज। अब सर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो फिर पैसा डिपॉजिट किया है तो कैश में से भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली माइनस करना पड़ेगा। यानी कैश में से आपने किया 4500 माइनस एंड बैंक में आपने बैलेंस बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट की वजह से हमारे पास में कोई भी लाइबिलिटी अभी हमारी इंक्रीज नहीं हुई है।
तो क्या कोई कैपिटल पे इफेक्ट पहुंचा आपके पास में? नहीं सर, आपके पास में कोई कैपिटल पे भी इफेक्ट नहीं आया। आइए जी, तो जल्द से जल्द हम लोग एक और लाइन यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको पता है कि हमें यहाँ पे हर स्टार्टिंग की दो ट्रांजैक्शन के बाद में एक नई रो क्रिएट करनी पड़ती है, जिस रो का नाम होता है आपके पास में न्यू इक्वेशन। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो 45,000 में से आपने 4,500 को माइनस किया, आपके पास में कितना बैलेंस आया? 40,500 रुपीज आपके पास में बैलेंस आया। कैश में आपके पास में कितने का बैलेंस था स्टार्टिंग में? जीरो। आपने बैंक में, सॉरी कैश बोल रहा हूं मैं, बैंक में बैलेंस आपके पास में स्टार्टिंग में कितना था? जीरो। आपने कितना बैलेंस इंक्रीज कर दिया, कितना बैलेंस डाला उसमें? 4,500। तो आपके पास में नेट अमाउंट कितना हो गया बैंक में? 4,500 रुपीज। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो आपके पास में लाइबिलिटी क्या है? जीरो। एंड कैपिटल का बैलेंस आपके पास में कितना है सर? 45,000। आपकी ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कैश प्लस बैंक आपके पास में 45,000 आ रहा है ना, हर ट्रांजैक्शन में आपका ये वाला बैलेंस, यानी एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस आपके पास में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलिए, थर्ड पॉइंट आपके पास में आता है, गुड्स आपने परचेज करे हैं एम एस सन एंड कंपनी से। तो एम एस सन एंड कंपनी आपका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि आप जिससे गुड्स परचेज करते हो उसे आप अपना क्या बना देते हो? क्रेडिटर बना देते हो, अगर आप उससे गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो तो। अब यहाँ पे भी हमारे ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, आपने एम एस सन एंड कंपनी से गुड्स परचेज किए, बट कैसे किया आपने? क्रेडिट पे परचेज किया है। तो इस सिनेरियो में हमारा स्टॉक जो होगा वो बढ़ जाएगा, एंड हमारा क्रेडिटर का बैलेंस, क्योंकि हमारे पास एम एस सन एंड कंपनी की लाइबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा? एम एस सन एंड कंपनी के नाम से अपनी लाइबिलिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने देखिए क्रेडिट में परचेज करे, उधारी में परचेज करे हैं। तो मेरे को बताइए, कैश या बैंक से कुछ बैलेंस में माइनस करूंगा? क्या मैं कोई कैश या बैंक से बैलेंस को माइनस करूंगा अगर मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करे हैं तो? नहीं सर। गुड्स में कैश या बैंक में से आप 1 रुपए भी माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है, यानी आपका कोई कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो फिर आप क्यों उसमें से कैश और बैंक में से बैलेंस माइनस करोगे? क्रेडिट में परचेज करने का मतलब है सामान ले लिया बट अभी तक पैसे नहीं दिए, तभी मैं उसके नाम की क्या कर दूंगा? लाइबिलिटी इंक्रीज कर दूंगा। आइए सर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक। कितने से आपका स्टॉक बनाना पड़ेगा? 11,200 से। एंड हमारे पास में लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी? लाइबिलिटी में क्या लिखूंगा मैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके पास में इंक्रीज हो जाएंगे 11,200 से। चलिए सर, क्या कैश और बैंक में इस एंट्री का कोई इफेक्ट आया? नहीं, जीरो लिख दीजिए। कैपिटल में कोई इफेक्ट आया? नहीं सर, उसे भी जीरो लिख दीजिए। सो फिर आपको अब यहाँ पे क्या करना है, एक और न्यू इक्वेशन बनानी है, देन सेट हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो कैश में मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा सर? 40,500, देन 4,500 प्लस 11,200 इज इक्वल टू 11,200 प्लस 45,000। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास में असेट और लाइबिलिटी और कैपिटल का दोनों का बैलेंस मिलाकर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी अगर मैं कायदे से सोचूं तो एसेट का जो भी आपके पास में बैलेंस आएगा और आपका लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस जाएगा, वो क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। 4,500 आप 40,500 रुपीज आपके कैश में है, 4,500 आपके पास में बैंक में है, और 11,200 आपके स्टॉक्स में है। तो आपके पास में एसेट का जो टोटल बैलेंस है वो है 56,200 का। अब सिमिलरली क्रेडिटर का बैलेंस आपके पास में कितना है? 11,200।
200। कैपिटल का बैलेंस आपके पास में कितना है? 45,000। तो विद दिस अगर आप इसको भी टोटल करेंगे तो आपके पास में कितना आ रहा है? 56,200। यानी कि दोनों साइड आपके पास में बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही आपके पास में इक्वल है। यानी मैं बोल सकता हूँ डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट है आपके पास में। सो विद दिस हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है, उसमें भी हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है। बोला जा रहा है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। पहला, गोपीनाथ स्टार्ट इज बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 25,000। सर यहाँ पे तो कैश लिखा ही नहीं है, आपने कैसे बता दिया कि कैश से आपका स्टार्ट हो रहा है? सर अजम्पशन लिया हमने, इस पॉइंट को मैं इम्प्लाइडली मान लिया है कि गोपीनाथ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो कैश से स्टार्ट किया होगा। हम यहाँ पे इसे इम्प्लाइडली मान रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे। आइए, सेकंड हमारे पास में आता है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये क्रेडिट परचेज है या नहीं? गुड्स आपने शाम से परचेज करे हैं, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, क्या ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? जल्दी जल्दी बताएंगे, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है? बिल्कुल सही आंसर, ये आपकी है क्रेडिट परचेज। तो इस सिनेरियो में भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा एंड हमें लाइबिलिटी का बैलेंस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, आपने सोहन को गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट कितने की थी? 1,500 की, और आपने 1,800 में उसे बेच दिया। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का एरर हो चुका है, यानी कि सामान जो आपने बेचा 1,500 का बेचा, सॉरी कॉस्टिंग कितने की थी आपके पास में? 1,500 की, यानी गुड्स आप खरीद के लाए 1,500 का, आपने उसे बेच दिया 1,800 का। 1,800 का आपने उसे बेच दिया, तो यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट हुआ 300 का। करेक्ट सर। तो इसका ट्रीटमेंट अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ने क्या गोपीनाथ ने विड्रॉ किया है बिजनेस से 5,000 रुपीज। गोपीनाथ ने 5,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किया है। अगर जब भी बिजनेस से विड्रॉ करते हैं कोई भी प्रोपराइटर पैसा, जब भी बिजनेस से विड्रॉ करता है तो हम उनसे क्या मानते हैं? ड्रॉइंग्स मानते हैं। और ड्रॉइंग्स क्या होता है एक बिजनेस के लिए? एक लॉस होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाला है 5,000 रुपए, तो फिर कैश में से मैं 5,000 रुपीज को लेस कर दूंगा। और साथ के साथ में बिजनेस से निकाला तो बिजनेस की कैपिटल भी इस सिनेरियो में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिनेरियो में कैश को भी माइनस करना पड़ेगा एंड कैपिटल में से भी हमें माइनस करना पड़ेगा। आइए इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सीरियल नंबर क्रिएट करते हैं, सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन्स, और आपका फेवरेट फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सॉरी, हाँ जी, चलिए सर। पहली ट्रांजैक्शन, सर पहली ट्रांजैक्शन आपके पास में कितनी है? बोला जा रहा है गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो अगेन ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस। हाँ जी, कितने से स्टार्ट किया गया है बिजनेस? 25,000 से। तो कैश में भी ऐड कर देंगे 25,000 एंड कैपिटल में भी ऐड कर देंगे 25,000। ऑल राइट। तो 25,000 कैश में हमने इंक्रीज कर दिए एंड साइमल्टेनियसली 25,000 कैपिटल में भी इंक्रीज कर दिए। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन में बताया जा रहा है आपने गुड्स परचेज करें शाम से, शाम से आपने गुड्स को परचेज किया है। इस सिनेरियो में आपका क्या होगा? आपका स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे आपका पहले स्टॉक एंड
लाइबिलिटी में हम लोग यहाँ पे आपके लिए लिख देंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन है इस सिनेरियो में? श्याम है क्रेडिटर। ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो कितने का गुड्स आपने परचेज किया शाम से? शाम से आपने गुड्स परचेज किया 10,000 का, तो स्टॉक आपके पास में बढ़ गया 10,000 का। क्रेडिटर भी आपके पास में बढ़ गया 10,000 का। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, स्टॉक्स में जो बैलेंस आपका रिकॉर्ड होता है, क्या वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है या फिर रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है? ये जो स्टॉक्स के अंदर मैं जितने भी स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये क्या मैं एक रिलाइजेबल वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं या फिर ये मैं एक आपका कॉस्ट वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास में आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि जब भी आप कोई एसेट को परचेज करेंगे, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसकी एसेट कॉस्ट की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। और कॉस्ट की वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जिस वैल्यू पे आपने उसे परचेज किया हुआ होता है। करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस सिनेरियो में जो स्टॉक्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इस सिनेरियो में नहीं, सारे के सारे सिनेरियो में हम लोग स्टॉक जितने भी रिकॉर्ड करते हैं ना, हम लोगों ने स्टॉक्स जिस भी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं वो सारी की सारी क्या होती है? कॉस्ट होती है। करेक्ट। यानी कि अगर मैंने स्टॉक्स को रिकॉर्ड कर रखा है तो वो कॉस्टिंग पे रिकॉर्ड होता है, ना कि किसी भी रिलाइजेबल वैल्यू पे। ऑल राइट सर। तो यहाँ पे क्रेडिटर जीरो और ये भी जीरो। चलिए जी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लाइन, हम लोग यहाँ पे डाल के एक अपनी न्यू इक्वेशन दोबारा से प्रिपेयर कर लेते हैं। ओए, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास में आ जाते हैं न्यू इक्वेशन। तो नेट आपके पास में न्यू इक्वेशन कितने की हो गई सर? कैश में आपके पास में कितने का बैलेंस है? 25,000। स्टॉक्स में कितने का बैलेंस है? 10,000। क्रेडिटर कितने का हो गया? 10,000। एंड कैपिटल भी कितने का हो गया? 25,000। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या बताता है? गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 1,500 की, जिसकी कॉस्टिंग थी आपके पास में 1,500 की, और आपने उसे 1,800 में क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। सो विद दिस 1,500 का सामान 1,800 में बेच दिया, तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1,500 का सामान आपने किस में बेच दिया? 1,800 में बेच दिया। 300 रुपए का आपके पास में प्रॉफिट हो गया। तो फिर आप मेरे को बताइए, क्या ये जो सेल्स हो रही है ये कैश, ये भी क्रेडिट सेल्स है या फिर आपके पास में कैश सेल्स है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो आपके पास में सेल्स है, क्या ये क्रेडिट सेल्स है या ये आपकी कैश सेल्स है? सर ये आपकी क्रेडिट सेल्स है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अब सर ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, तो फिर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग इस पॉइंट पे क्या कंसिडर करेंगे? कि आप सोहन को अपना डेटर इंक्रीज कर देंगे। सोहन को आप अपना क्या बना लेंगे? डेटर बना देंगे। ऑल राइट सर। तो स्टॉक्स आपने बेचे, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक्स को बेच दिया। करेक्ट। जब आपने स्टॉक्स को बेचा तो फिर आपने 1,500 रुपए का स्टॉक्स इसके अंदर इंक्लूड कर रखा था। यानी कि आप कितने की कॉस्टिंग का स्टॉक आपने बेचा? 1,500 की। तो फिर आपने स्टॉक में से कितना लेस कर दिया? 1,500 रुपये लेस कर दिया। एंड डेटर से कितना पैसा लेना है? 1,800 रुपये लेना है, तो 1,800 रुपये डेटर्स के कॉलम में ऐड कर दिया। एंड विद दिस कैपिटल में आपने कितने का प्रॉफिट ऐड करा? 300 का प्रॉफिट ऐड किया। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मल्टीपल क्या, मैं दो ही रीजन बता सकता हूँ इसमें आपको। देखिए, पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए जी, स्टॉक की कॉस्टिंग कितने की थी? 1,500 की। और मैंने अभी आपको बताया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि जो भी आपने एसेट्स को रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा सर? कॉस्ट वैल्यू पे। करेक्ट। तो स्टॉक में से मैं कॉस्टिंग ही तो लेस करूंगा ना।
स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर आपने 1800 रुपये क्यों नहीं लेस किए। मैं कह रहा हूँ कि सर जी बट 1800 रुपये मैं क्यों ही लेस करूंगा, जबकि वो तो मेरी 1800 की एक सेल वैल्यू है। मैंने 1500 का सामान 1800 में बेचा, तो मैं तो कॉस्ट के कॉलम से तो कॉस्ट ही माइनस करूंगा ना। करेक्ट सर। कॉस्ट के कॉलम से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ही माइनस करेंगे। सो विद दिस डेटर से हमें फ्यूचर में कितना पैसा लेना पड़ेगा, 1800 रुपये लेने पड़ेंगे। तो डेटर से कितना बैलेंस बढ़ा दिया मैंने, 1800 रुपये डेटर्स में इंक्रीज कर दिए। स्टॉक 1500 का माइनस कर दिया। सो विद दिस प्रॉफिट हमारे पास में कितने का हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ। आइए एक बार वर्किंग नोट से हम लोग समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कॉस्ट कितने की है सर आपके पास में, 1500। माइनस किया जाएगा आपने किस वैल्यू पे सेल किया, सेल वैल्यू है आपके पास में 1800। तो सर 1500 का सामान 1800 में सेल कर दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का। तो प्रॉफिट से आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू सोहन। हाँ जी सर। आपके पास में कैश में कितना बैलेंस बचा, 25,000। स्टॉक में कितने का बैलेंस बचा, 10,000 का स्टॉक था, 1500 की कॉस्टिंग थी, माइनस कर दी तो 8,500 का आपका स्टॉक बचा। डेटर्स में कितना बैलेंस आया, 1800। क्रेडिटर में कितने का बैलेंस आया, एज इट इज 10,000। एंड कैपिटल में आया, ये क्या, कैपिटल में आपके पास में आया 25,300। यहाँ तक कोई डाउट आपको तो बताएंगे, यहाँ तक कोई डाउट तो आपको बताएंगे। जी सर। नेक्स्ट ये वाला हमारा क्या बन गया, ये कौन सा पॉइंट आया हमारे पास में, ये बना आपके पास में न्यू इक्वेशन। आइए, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपको क्या बोलती है। हम्म, गोपीनाथ ने 5,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स बोलते हैं। और आप जानते हैं ड्राइंग्स को कैसे किया जाता है, कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से भी माइनस। तो 5,000 कैश में से माइनस कर देंगे एंड कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे। बाकी अमाउंट में जीरो, जीरो एंड जीरो। कोई डाउट सर यहाँ तक आपको। चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन को अपने कर देते हैं क्लोज, और खत्म कर देते हैं अपने क्वेश्चन को न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करके। तो 25,000 में से 5,000 आपने माइनस करे तो बचे आपके पास में बैलेंस 20,000। 8,500 आपके पास में स्टॉक का बैलेंस बचा। 1,800 रुपीज डेटर्स में बचा। क्रेडिटर में बचा 10,000 रुपीज। एंड 20,300 रुपीज आपके पास में बचा कैपिटल में बैलेंस। आइए चेक कर लेते हैं क्या हमारा बैलेंस मैच होता है या नहीं होता। 20,000 प्लस 8,500 प्लस 1,800, ये आया 30,300। तो इस साइड का बैलेंस आया आपके पास में, एसेट साइड का बैलेंस आपके पास में कितना है टोटल, 30,300 रुपीज आपके पास में एसेट्स का टोटल बैलेंस आया। विद दिस लाइबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस आपके पास में कितना आया,
30,300 रुपीज। विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर टू बी कंप्लीट हो जाता है। विद दिस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू बी क्या हो जाता है, कंप्लीट। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या कोई क्वेश्चन? यस सर, एक और आपके पास में क्वेश्चन बना हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस पॉइंट में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर हम देखेंगे, एक तो आपकी वेजेस पेड वाली एंट्री, सॉरी वेजेस पेड कह रहा हूं मैं, आप वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री आपके पास में इंपॉर्टेंट है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस की आपकी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड इंपॉर्टेंट है। एंड रेट पेड इन एडवांस इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका एक मेन लॉजिक तो आप जर्नल वाले चैप्टर में सीखेंगे। इसका एक मेन लॉजिक आप सीखेंगे जर्नल वाले चैप्टर में। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, पहली हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, देन लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ जी सर बताइए, पहली एंट्री हमारे पास में क्या रिकॉर्ड होगी? हमारी पहली एंट्री हमारे पास में क्या रिकॉर्ड होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की हमारी जर्नल एंट्री है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, हेलो हेलो, कैश अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ओहो सॉरी, मैं आपको जर्नल के सिनेरियो में चला गया। अच्छा, सबसे पहले सीरियल नंबर वन, कैश को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी अपनी हैंडराइटिंग सुधार लेते हैं और छोटी करते हैं इरेजर को। कैपिटल सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस 50,000 कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में भी कितना, 50,000। सेकंड पॉइंट आपके पास में आता है, आपने सैलरी पे करी है। एक्सपेंस जब भी आप पे करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सैलरी पे करी है। सैलरी क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और सैलरी आपने पे करी है तो फिर कैश पे किया है, कैश को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2,000 से। और कैपिटल में से भी आप माइनस कर देंगे 2,000 से। और विद दिस यहाँ पे हम प्रिपेयर कर देंगे अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा न्यू इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन 50,000 माइनस 2,000 दैट इज 48,000 एंड 50,000 माइनस 2,000 दैट इज पॉजिटिव 48,000। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये एक रिवीजन सीरीज में चला रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ सके, कर सकें कि आपको क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है अपने यूनिट टेस्ट में या अपने एग्जामिनेशंस में। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट आपके पास में, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है,
थर्ड पॉइंट है आपके पास में वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आपके पास में क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है आउटस्टैंडिंग का मतलब? वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं आपको आउटस्टैंडिंग में, इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में मतलब बताऊं आउटस्टैंडिंग का, तो वो होता है कि बहुत बढ़िया, फैबुलस, मजेदार। लेकिन अकाउंटेंसी आउटस्टैंडिंग के वर्ड को थोड़ा नफरत से देखती है। वो ये बात बोलती है कि आउटस्टैंडिंग आपके पास में वो चीज है कि आपका आपका एक्सपेंस ड्यू है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपने खर्चा ड्यू कर दिया बट अभी तक पे नहीं किया, यानी इस सिनेरियो में आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सर। मान लेते हैं कि इसका अगर मैं एक छोटा सा आपको सिंपल सा सिनेरियो बना के समझाऊं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड का। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से लेके कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास में, अब मान लेते हैं कि आपके पास में एम्प्लॉय काम कर रहा है। मई की सैलरी आपने, अभी तक उस बेचारे की मई की सैलरी आपने जून तक पे नहीं करी है, जून में भी आपने पे नहीं करी। तो ये आपका क्या होगा? आपका 1 महीने का पैसा अभी भी देना बाकी है। यानी मैंने बोला कि मैंने 1 महीने की सैलरी अभी तक उसकी पे नहीं करी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अभी भी आपको 1 महीना का पैसा देना बाकी है। तो इसलिए 1 महीने के पैसे की आप उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? लाइबिलिटी चढ़ा देंगे। और जैसी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मैथमेटिकली आप इस पॉइंट को समझिए, लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो यानी सिंपल आपके पास में वेजेस आउटस्टैंडिंग का पॉइंट क्या हुआ? अगर हम वेजेस आउटस्टैंडिंग को समझे, वेजेस आउटस्टैंडिंग को हम लोग समझे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखते थे, पहले हेडिंग डालते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी को कर दीजिए सर आप इंक्रीज। हर जगह पे इक्वल टू लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने का है आपके पास में आउटस्टैंडिंग वेजेस? कि आपने 200 का अभी तक आपने पैसा पे नहीं किया उसे, 2 महीने, 200 रुपये आप लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे एंड 200 रुपये आपने कैपिटल में से लेस कर देंगे। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है, अगेन हमें क्या बनानी पड़ेगी? न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन सर प्रिपेयर करेंगे। 48,000 एज इट इज, 200 रुपीज की लाइबिलिटी, एंड ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 48,000 -200, डेट इज आपके पास में आया 47,800। नेक्स्ट आपके पास में आता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू, नेक्स्ट आपके पास में ट्रांजेक्शन आती है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। 100 रुपए का इंटरेस्ट आपको देना था बट अभी तक आपने पे नहीं किया। 100 रुपए का इंटरेस्ट अभी तक आपको देना था बट अभी तक आपने उसे पे किया ही नहीं। क्या ये भी आपका आउटस्टैंडिंग का पार्ट है या नहीं है? क्या ये भी सर आपका आउटस्टैंडिंग का पार्ट है? यस सर, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड आपका क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। तो वही आपने क्या किया, इंटरेस्ट अभी तक आपने ड्यू कर रखा है बट अभी तक पे नहीं किया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक आपने इंटरेस्ट को मतलब ड्यू कर दिया, आपकी वो डेट निकल गई जिस डेट पे आपको पैसा पे करना था, बट अभी तक आपने उसे पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट की आपके ऊपर क्या चढ़ गई सर? लाइबिलिटी चढ़ गई है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा और कॉलम बना देंगे लाइबिलिटी का।
इधर हम लिख देंगे, मैं आगे की तरफ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से हम लाइबिलिटी यहाँ पे बना देंगे। ऑल राइट, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक आपको? चलिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके पास में यहाँ पे क्या आ गई, सीक्वेंस नंबर 4। सीक्वेंस नंबर 4, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। क्योंकि आपने अभी तक इंटरेस्ट ड्यू कर दिया और पे नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अपने ऊपर इंक्रीज कर देंगे 100 रुपीज से। एंड सिमिलरली, कैपिटल में भी आप क्या कर देंगे, 100 रुपीज माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बीच बीच में हम इक्वल्स टू का हटा के यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि मैंने लाइबिलिटी का कॉलम यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। प्लस 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 एंड प्लस। हाँ जी सर, कुछ भी इफेक्ट ऊपर का इसमें नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा पॉइंट है हमारे पास में, फिफ्थ पॉइंट। लेकिन फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले प्रिपेयर करेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन पर प्रिपेयर करेंगे फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले। न्यू इक्वेशन, एज इट इज 48,000, 100 प्लस 200 प्लस 47,700। आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई खर्चा एडवांस में ही पे कर देते हैं, अगेन अगर कभी भी आपको पेड इन एडवांस की ट्रांजैक्शन मिले, तो उसे आप बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। लेकिन कौन से एसेट होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास में कौन से टाइप के एसेट्स होते हैं? क्या ये आपका करंट एसेट्स है, या ये फिक्स एसेट्स है, या ये फिक्टिशियस एसेट्स है? बताइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका कौन सा सेट है? कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है। आइए समझते हैं कि ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स कैसे होता है। अगेन हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब मान लेते हैं कि मैंने यही एम्प्लॉय वाला हम लोग केस ले लेते हैं, मई एंड जून। मैंने मई के महीने में ही मैंने मई के महीने में ही जून का भी पैसा पे कर दिया। यानी वो जो एम्प्लॉयर था ना मेरा, मैंने मई के मंथ में भी उसे जून की सैलरी पे कर दी। तो अब वो जून मेरे अब वो ऑन द मंथ ऑफ जून वो मुझे कोई भी सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि देखिए ना, मई के मंथ में मैंने जून का भी पैसा पे कर दिया, तो क्या जून में मैं दोबारा से सैलरी पे करूंगा? नहीं सर, जून का महीना मेरे लिए क्या कहलाया जाएगा, एसेट कहलाया जाएगा। क्योंकि एसेट आपके पास में क्या चीज होती है, ये एक आपका एसेट आपका क्या चीज होती है, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफर करे, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो आपका क्या होता है, आपका एसेट्स होता है। तो कहने का मतलब आपके पास में क्या हो गया,
कि जो आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपका एसेट होता है, वो आपको फ्यूचर में दो टाइप से एसेट्स प्रोवाइड करता है, दो टाइप से इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। या तो वो आपको फ्यूचर में किसी तरह का पैसा प्रोवाइड कर देता है, या तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का पैसा दे देता है, तो आप उसको अपनी कैटेगरी में रखेंगे, असेट की कैटेगरी में रखेंगे। और सेकंड थिंग, कि आपने पैसा आज पे कर दिया और फ्यूचर में आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी क्या होती है, आपका एसेट ही कैलकुलेट किया जाता है, उसे भी आप एसेट ही कैटेगराइज करते हो। कहने का मतलब हो गया कि आज के महीने में, मतलब मई के मंथ में, मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे दी, मैंने मई के मंथ में एम्प्लॉय की सैलरी पे कर दी। अब जो मई के मंथ में मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है, किस महीने की, जून के महीने की, तो क्या जून के महीने में मेरे को दोबारा से सैलरी पे करनी पड़ेगी? नहीं सर, जून के महीने में मुझे दोबारा से सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, वो मेरा काम जून के महीने में भी करेगा। तो वो जून का महीना मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्योंकि आपने खर्चा पे किया है यहाँ पे, आपने पैसा यहाँ पे पे किया है, तो आपका कैश एंड बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कैश का बैलेंस आपका कम हो जाएगा 150 रुपीज से। और सिमिलरली आप एसेट का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, आप असेट्स का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे कितने अमाउंट से, 150 रुपीज से। यानी मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, 0 0 0 150। चलिए सर, अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं न्यू इक्वेशन। 48,000 माइनस 150, आपके पास में बैलेंस कितना आता है, 47,850। ये क्या होगा सर, आपका न्यू इक्वेशन। 8 इन, साथ के साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस में चले जाएंगे 150 रुपीज, देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, कैपिटल में आएगा 47,700। विद दिस सब कैलकुलेट करते हैं, 47,850 प्लस 150, 48,000। सिमिलरली टोटल इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस और कैपिटल का बैलेंस मिला के देखते हैं हमारे पास में कितना आ रहा है। 47,700 तो आपके पास में कैपिटल का बैलेंस है, 200 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है, एंड 100 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो ये भी बैलेंस आपके पास में कितना आया सर, 48,000। तो डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल मैच हो जाती है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर की हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स की इसी रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तो उन्हीं वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं हूं आदित्य सक्सेना, मेरे को फॉलो कीजिए आप अकाउंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए और लॉजिकली सीखने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न अकाउंटेंसी conceptually and logically. Thank you so much. Good evening.